नमस्कार दोस्त, आज हम बात करेंगे किस तरीके से पश्चिम एशिया में पूरी कहानी, पूरा हार्मुज स्ट्रेट किस तरीके से प्रभावित हुआ, किस तरीके से पूरा पश्चिम एशिया प्रभावित हुआ और किस तरीके से दुनिया के वो सारे व्यापारिक मार्ग प्रभावित हुए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कहानी को आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। एक तरफ है दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट आयल रूट, ये है दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट आयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। किस तरीके से ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका हमारी मांगे पूरी नहीं करता, यह रास्ता पूरी तरह से नहीं खुलेगा। दुनिया का 20% से ज्यादा ऑयल इसी समुद्री रास्ते से होकर जाता है। अगर ये रास्ता रुक गया तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी इकोनॉमी हिल सकती है। पूरा पश्चिम एशिया, यहाँ तक कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिलने की संभावना है और ये भारत इससे अछूता नहीं रहने वाला है। यही कहानी आज हम आपको विस्तार समझाने वाले। ईरान अमेरिका से चाहता क्या है और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो सकता है? आज के इस कहानी में यही कहानी हम आगे बढ़ाने वाले हैं। शुरू से अंत तक हम समझेंगे कि पूरी कहानी किस तरीके से आगे बढ़ती है, किस तरीके से आखिर हुआ क्या कि ये कहानी बार बार पूरी तरीके से दुनिया को अस्थिर किए हुए है। एक बयान एक पूरी कहानी को बदल रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, किस तरीके से उनके द्वारा इस तरीके के बयान जारी किए जाते हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को साफ कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षा आवाजाही, जो सुरक्षित आवाजाही को लेकर समझौता हो भी जाए, फिर भी इस समुद्री मार्ग को पूरी तरीके से खोलना अमेरिका की कार्रवाई पर निर्भर करेगा। यानी आसान भाषा में समझे तो ईरान कह रहा है ओमान के साथ डील पूरी तरीके से अभी जिस हिसाब से चल रहा है ओमान के साथ डील अपनी जगह है, लेकिन असली फैसला अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। ये ओघाई का बात है और इसी बयान ने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट कोई छोटा मोटा समुद्री रास्ता नहीं है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेट वाटर वेज जिस प्रकार से बने हुए उनमें से यह एक है। और हॉर्मुज स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। आखिरी बार ये बात फिर से समझ लीजिए कि जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं ये बताने जा रहा हूँ, उनके लिए एक क्विक रिकैप इस बात पे होने जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान और ओमान के बीच, ईरान ओमान दोनों के बीच की स्थिति की कहानी है। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ईरान और ओमान के बीच स्थित एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। दिखने में बेहद छोटा लेकिन महत्व के मामले में पूरी दुनिया के लिए बेहद बड़ा, क्योंकि दुनिया के लगभग एक पंचमास यानी करीब 20% ऑयल ट्रेड, मतलब दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड इसी रास्ते से होकर गुजरता है। चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, इन जैसे बड़े गल्फ देशों का ऑयल और एनर्जी एक्सपोर्ट इसी रूट से हुआ है और इसी रूट से होकर गुजरता है। इसलिए अगर हॉर्मुज में कोई बड़ी रुकावट आती है तो समस्या फिर यही हो सकती है। ये वाला रास्ता है, आप देख सकते हैं, ये वाला, ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% ऑयल क्रूड पूरी तरीके से गुजरता है। और ओमान और ईरान, ये देखिए इधर ईरान है, नीचे ओमान वाला हिस्सा, इन दोनों के बीच में स्टेट स्थित है। मतलब समझ लीजिए आप, तो कितना बड़ा असर पड़ेगा ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर, ऑयल की कीमतों पर और दुनिया की इकोनॉमी पर। इसीलिए जब भी बात होती है, जब भी ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कोई बड़ा बयान जारी किया जाता है, कोई बड़ा बयान दिया जाता है, ऑयल मार्केट, स्टार मार्केट, दोनों की नजर तुरंत इस इलाके पर चली जाती है। ईरान की 4 बड़ी मांगे हैं। इन सबसे बड़ा सवाल, इन सब में जो सबसे बड़ा सवाल है, ईरान अमेरिका से चाहता क्या है। ईरान रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की मांगे 4 बड़े पॉइंट्स पर टिकी हुई हैं। उसकी 4 मांगे हैं। पहली मांग वार कंसेप्शन, जो सबसे मुख्य मुद्दा है। वार कंसेप्शन के लिए अमेरिका से बार बार रिक्वेस्ट कर चुका है, वार कंसेप्शन होना ही चाहिए, यानी जंग की वजह से ईरान को जो नुकसान हुआ है उसकी वो भरपाई करे। और जो दूसरी सबसे बड़ी मांग है उसका यह है कि सैंक्शन हटाना, जो सैंक्शंस है वो हटा दिए जाएं। ईरान पर सालों से इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लगे हुए हैं उनको पूरी तरीके से खत्म कर दे। ईरान चाहता है कि इन प्रतिबंधों को हटाया जाए। उसकी जो तीसरी मांग है वो सैन्य दबाव खत्म करना है। सैन्य दबाव खत्म करने के लिए मुख्य रास्ता क्या है कि ईरान का आरोप है कि अमेरिका उसके क्षेत्र में मिलिट्री प्रेशर बनाए हुए है। ईरान चाहता है ये दबाव खत्म हो। और जो चौथी और जो मुख्य मांगों में से एक है, जो सबसे लास्ट मांग है, जब्त की गई संपत्तियों को रिलीज किया जाए, किसी भी तरीके से उसको छोड़ा जाए। यानी ईरान की जो संपत्ति फ्रीज या जब्त की गई उन्हें वापस जारी किया जाए और किसी भी तरीके से वो दुनिया के लिए ये अस्तित्व बना रहे, है ना। ये बातें रही। अब किस तरीके से ईरान अपनी चालाकी और अमेरिका अपनी चालाकी दिखा रहा है। उन्हें वापस जारी किए जाने के संबंध में बातचीत हो चुकी थी, तो इन चारों मांगों को अगर एक साथ देखेंगे तो ईरान का मैसेज काफी स्पष्ट है। डिप्लोमेसी चलेगी, डिप्लोमेसी के साथ साथ लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर दबाव बनाए रखे है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, अगर ईरान और ओमान के बीच बातचीत जारी रहती है, लगभग फाइनल स्टेज में है, तो फिर अमेरिका को बीच में क्यों लाया जा रहा है। मामला ईरान और ओमान दोनों के बीच में हॉर्मुज जल संधि। देखिए, ईरान ओमान दोनों के बीच में हॉर्मुज जल संधि, तो अमेरिका क्यों बीच में आगे समझते हैं। ईरान ओमान की डील कहां तक पहुंची हुई है और ईरान ओमान की डील कहां तक हो सकती है। राइटर्स, वहां की एक पत्रिका है राइटर्स के मुताबिक ईरान और ओमान एक नए शिपिंग रूट को लेकर काफी आगे बढ़ चुके हैं।
दोनों देशों के बीच में नए रूट के भौगोलिक स्वरूप को और सुरक्षित आवाजाही के तरीकों पर लगभग सहमति बन चुकी है। जब सहमति बन चुकी है तो मामला कहां फंस रहा है, मामला किस आधार पर फंस रहा है, इकोनॉमिक इंपैक्ट पे फंस रहा है। ठीक है, लगभग सहमति जब बन गई, लेकिन ज्वाइंट डिक्लेरेशन से पहले कुछ टेक्निकल मुद्दे अभी भी बाकी हैं। बातचीत में शामिल सुरक्षित नौवहन की बात हुई, यानी शिप्स की सेफ मूवमेंट, किस तरीके से जहाज आसानी से अपनी अपनी जगह पहुंच जाएगा। दूसरा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की भी बात हुई। अब देखिए ये जो डिक्लाइन ऑयल एक्सपोर्ट से किस तरीके से ईरानियन जो रियाल है उस पर, और किस तरीके से राइजिंग इन्फ्लेशन है, महंगाई किस तरीके से बढ़ेगी, इकोनॉमिक स्टेजेशन जो है वो किस तरीके से बदला जाएगा, समुद्री रास्ते और मैरीटाइम सर्विस, और चौथा क्राइम प्रिवेंशन के लिए जो मुख्य सवाल है, यानी समुद्र क्षेत्र में जो अपराध है उसको रोकना है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, जहाजों को दी जाने वाली समुद्री सेवाओं के लिए फीस लेना एक सामान्य प्रैक्टिस रहेगी। उसके अलावा लेकिन पेमेंट से जुड़े मुद्दे इस बातचीत का हिस्सा नहीं है, उन्हें बाद में तय किया जाएगा। उन्हें बाद में तय क्यों किया जाएगा? क्योंकि सवाल है कि बातचीत उसी स्तर पर नहीं हो रही। सबसे महत्वपूर्ण बात, तेहरान और वाशिंगटन, ठीक है, तेहरान और वाशिंगटन के बीच सीधा संवाद नहीं हो रहा है, मध्यस्थों के बीच एक दूसरे को अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। यानी यह सिर्फ एक सी रूट का मुद्दा नहीं है, यह सिर्फ एक सी रूट का मुद्दा न होने के अलावा यह दूसरा मुद्दा डिप्लोमेसी का भी हो सकता है, अर्थात ये डिप्लोमेसी का बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। ईरान की अंदरूनी जो शक्तियां हैं, ईरान जिस तरीके से दुनिया में अपने स्तर को बनाए हुए, ईरान के अंदरूनी राजनीति का जो एंगल है किस तरीके से बदल रहा है, किस तरीके से हार्मुज जलसंधि ओमान वाले हिस्से से और ओमान के एंगल से देखेंगे तो जिसे अक्सर कम चर्चा मिलती है। एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी के मुताबिक ईरान प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने ईरान की संसद और सरकार के बीच हॉर्मुज को लेकर मतभेद की खबरों को खारिज किया। उनका कहना है कि सरकार और संसद इस मुद्दे पर पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ संसद की ट्रांसपोर्ट से जुड़ी समितियां किस तरीके से एक दूसरे के बीच में यातायात प्रबंधन से जुड़े प्रस्तावों को लेकर, ये यातायात का जो प्रबंधन है इस प्रस्तावों से लेकर पूरी तरीके से जो है तत्पर है। अब मामला विदेश मंत्रालय में गया, विदेश मंत्रालय इस प्रक्रिया में शामिल हुआ। उसका मतलब समझिए कि किस तरीके से ईरान दुनिया को यह मैसेज देना चाहता है कि हमारे अंदर कोई बड़ी फूट नहीं है, ना हम इन यूनाइटेड फ्रंट के सामने फैसला लेंगे। मतलब यूनाइटेड फ्रंट के साथ फैसला ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इस बात की आवाजाही, इस बात का निगोशिएशन चल रहा है, और ये निगोशिएशन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण भी माना जाता है, क्योंकि अगर किसी देश के अंदर इंटरनल मतभेद दिखाई देता है तो उसका फायदा दूसरा पक्ष बातचीत में उठा सकता है। ईरान शायद इसी संभावना को कम करना चाहता है। यमन और यूएन का एंगल अलग दिख रहा है। यमन और यूएन का एंगल अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को सिर्फ एक अकेली घटना की तरह देखना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता है, और एक घटना के पीछे सिर्फ एक रीजन नहीं होता, उसके पीछे अगल बगल के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पूरी इन्वायरमेंट है वो काम करती है। तो पूरी तस्वीर जो दिखाई देती है, ANI की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में या यमन में संयुक्त राष्ट्र की स्पेशल जो इन्वाय है, हांस ग्रडबर्ग नाम है उनका, हांस ग्रडबर्ग ने हूती और हूती अरब के बीच बढ़ते तनाव पर किस तरीके से काम किया है और किस तरीके से हूती अरब के बीच में जो काम हुआ है उस पर चिंता जताई। इसका मतलब समझिए मिडिल ईस्ट में एक जगह बढ़ने वाला तनाव दूसरी जगह भी असर डाल सकता है। ईरान, ओमान, सऊदी अरब, यमन और अमेरिका, ये सभी एक बड़े जियोपॉलिटिकल नेटवर्क का हिस्सा है। अब जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा तो बन रहे हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स इनके बस में है भी या नहीं है। अगर किसी एक जगह का तनाव बढ़ता है तो उसका रिपल इफेक्ट किधर पड़ता है, पूरे रीजन में फैलता है। हमने क्या कहा, पूरे इन्वायरमेंट में ये काम करता है। और इसका सबसे पहला असर क्या है, इसका पहला असर अक्सर दिखाई देता है ऑयल मार्केट में। सबसे पहला असर कहां दिखेगा, ऑयल मार्केट में, क्योंकि दुनिया और इकोनॉमी किस पे निर्भर है, ऑयल मार्केट में। रिपोर्टर्स में ये भी बताया गया है कि हालिया हफ्तों में जिस तरीके से हॉर्मुज से गुजरने वाली जहाजों की संख्या में कमी आई है, मामला सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, ग्राउंड लेवल पर भी बदलाव दिखाई दे रहे हैं। मतलब अब जो है स्थिति बदल रही। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, भारत चूंकि E20 एथेनॉल पे किसी तरीके से काम शुरू कर दिया है, तो अब आते हैं कि भारत पर इसका क्या जरूरत पड़ेगा। सबसे जरूरी सवाल, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, मुख्य बिंदु यहाँ पे है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करता है, ये बात तो सच है, और वो भी कहां से करता है, गल्फ रीजन से करता है। भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए ऑयल हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद होता है या लंबे समय तक डिस्टर्ब रहता है, तो इसका असर भारतीय मार्केट पे, पश्चिम एशिया वाले हिस्से पे और सीधे भारत पर भी पड़ सकता है। सबसे पहला असर पेट्रोल और डीजल की जिस प्रकार से कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी, हमारा इंपोर्ट रुक जाएगा, और एक्सपोर्ट रुक जाएगा तो पेट्रोल और डीजल कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, एलपीजी और कुकिंग गैस, जिस प्रकार से एलपीजी और कुकिंग गैस इस पे आता है लद के,
जिस प्रकार से इसकी सप्लाई पर, और तीसरा इन्फ्लेशन पर, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जब तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कई दूसरी चीजों की कीमतों पर दबाव। यानी जब आप न्यूज में देखते होंगे, सुनते होंगे, तो ये कहानी आपको जरूर सुनाई जाती होगी कि हार्मुज स्ट्रेट टेंशन में है, या हार्मुज स्ट्रेट में जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध होता है। इसे सिर्फ मिडिल ईस्ट की खबर मत समझिए, क्योंकि आखिरकार इसका असर आपकी जेब तक पहुंच सकता है। खबर जेब तक पहुंचेगा, आपकी जेब तक पहुंच भी गया, वो भी बात सही थी, लेकिन क्या हार्मुज स्ट्रेट सच में बंद हो जाएगा? मामला तो यहाँ है कि मामला अगर हार्मुज स्ट्रेट सच में बंद हो जाएगा या बंद हो सकता है, तो अब आप वापस आते हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया कि क्या हार्मुज स्ट्रेट सच में बंद हो सकता है। इसका जवाब है अभी फिलहाल पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, मतलब अभी काम चल रहा है, लेकिन ईरान ने अपना स्टैंड काफी स्पष्ट कर दिया है। ईरान नहीं चाहता है कि उसके क्षेत्र में, उसके इलाके में, उसके जियोपॉलिटिक्स में कोई भी दखल दे। डिप्लोमेसी चलेगी, लेकिन दबाव भी बना रहेगा। ईरान झुकने को 1% भी तैयार नहीं है। हार्मुज को एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज को की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, समस्या इसी बात का है कि हार्मुज को एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर रहा है, यानी अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ता है तो हार्मुज एक बड़ा प्रेशर पॉइंट बन सकता है और हार्मुज को रोका भी जा सकता है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका इसका जवाब कैसे देता है, अमेरिका इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। क्या अमेरिका बातचीत का रास्ता चुनता है? अमेरिका बातचीत का रास्ता चुनेगा या नहीं चुनेगा, या तनाव और बढ़ाएगा या तनाव और घटाएगा? क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये कहानी आगे बढ़ती जा रही है। कब तक में खत्म होगी, असल में मुद्दा ये है, ना तो ट्रंप झुकने को तैयार है, ना बातचीत झुकने को तैयार है, ना ईरान, ना अमेरिका। ये तो सिर्फ शुरुआत जैसा लग रहा है कि अभी तो इसकी शुरुआत, अभी मामला और जाएगा। ठीक है, अगर इस बात को समझेंगे कि इस पूरे प्रक्रम में, इस पूरी कहानी में, इस पूरे मुद्दे में जो नए तरीके से समझा जाना था, जो नई तरीके से इस कहानी को देखना था कि किस तरीके से ये पूरा स्ट्रेटेजिक पॉइंट, ये जो तेहरान वाला हिस्सा है, ये यहाँ से जो है, और ये सऊदी अरेबिया, ये भी अपने आप में एक दूसरे से, सऊदी अरब जिस तरीके से भारत के जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग कहाँ जाते हैं, वो सऊदी अरब में जाते हैं। मतलब सबसे ज्यादा भारत में वीजा कहाँ लगता है? सऊदी अरब में। ये जुड़ा, फिर उसके बाद एक लाइन यहाँ से ओमान में जोड़ दी गई, मतलब यहाँ से सऊदी अरब कनेक्ट हुआ, सऊदी अरब से ओमान कनेक्ट हुआ, ओमान से जो है तेहरान कनेक्ट हुआ, ये पूरा एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। अब इस तरीके से ये पूरी स्ट्रेटेजिक लाइन बन गई। मामला ये है कि हार्मुज जसन यहाँ बीच में है, ये ओमान वाला सी है। ठीक है, कहानी हार्मुज का जो तनाव था किस तरीके से बढ़ेगा, घटेगा, ये पूरी इंडियन गल्फ ऑयल ट्रेड आगे बढ़ पाएगी, इसके असर का डीप एनालिसिस किस तरीके से हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक का पूरा जो कार्यक्रम रहा, उस पूरी कहानी को अगर समझने में हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो इधर अरेबियन सी आ जाता है, जस्ट यहाँ पे ये अरब सागर वाला हिस्सा, यहाँ से जो है सीधा कहानी इधर जाती है। लेकिन ईरान प्रभावित हुआ, पूरी दुनिया प्रभावित हुई, लेकिन उसके साथ साथ अभी हम बचे हुए हैं, पश्चिम एशिया बचा हुआ है, प्रभावित होने वाले हैं। लेकिन किस तरीके से सी ग्रुंडबर्ग यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हैं, वह स्वीडन के एक अनुभवी राजनयिक हैं। उन्हें सितंबर 2021 में इस पद पर नियुक्त किया गया था और वह वर्तमान समय में भी इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। हंस ग्रुंडबर्ग और उनकी भूमिका के बारे में मुख्य बातें इस प्रकार हैं कि पद यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष दूत के रूप में उन्होंने काम किया। देश वह स्वीडन के नागरिक हैं, अनुभव है उन्हें अंतरराष्ट्रीय मामलों और मध्य के संघर्षों को सुलझाने का, मतलब इनको नियुक्त किया गया है। काफी बुद्धिमान आदमी है और चेहरे से भी बुद्धिमान लग रहे हैं कि ये काम ये वाला कर जाएंगे, मतलब ये है। और जो है यूएन दूत बनने से पहले वह यमन में यूरोपीय संघ के राजदूत के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। देखिए, देखने में भी लग रहे हैं कि इनकी जो है टैलेंटेड आदमी है। आगे क्या करेंगे, इंडियन ऑयल का ये एक सामान्य चित्र है जो यह बताता है कि किस तरीके से डीजल, पेट्रोल और कच्चा तेल की अगर कीमतें बढ़ी तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कारें, ये स्प्लेंडर और ये जो पैशन है, ये सब आपको स्कूटी वगैरह ये आपको रख देनी है, क्योंकि इससे जो है आगे आपको दिक्कत हो जाए, इससे अच्छा। अब देखिए ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस किस तरीके से 5 ईयर के इतिहास में आप देखिए कि शुरुआत कहां से हुई, 0 से, फिर 20 गई, फिर 40 गई, फिर 60 गया, फिर 80 गया, फिर 100, आज 120। मतलब यहाँ क्रूड ऑयल किस तरीके से यहाँ तक बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक जियो पॉलिटिक्स यहाँ तक हुई है, फिर उसके बाद सप्लाई चेन, फिर नॉर्मल हुआ, फिर बढ़ा है, फिर नॉर्मल हो रहा है। मतलब 2024 तक का ये पूरा डाटा दिखाया गया किस तरीके से प्राइस जो है प्रति बैरल जो है कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। अब मामला आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला, जो ये पूरा एरिया है जिस किस तरीके से पर्सियन गल्फ में, फारस की खाड़ी इसी को बोलते हैं पर्सियन गल्फ का, चूंकि इसका पुराना नाम क्या था, फारस था, तो पर्सियन गल्फ ये कतर वाला हिस्सा है। आप लोग देखते होंगे कतर वाला जो है रेगिस्तान, कई बार आपने देखा होगा मोबाइल वगैरह में। तो ये है आपका सऊदी अरेबिया है, शानदार देश है ये। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये यूएई वाला हिस्सा है और इधर आपका ओमान।
और ओमान और ईरान दोनों के बीच में कौन सा हिस्सा है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। ओमान और ईरान के बीच में कौन सा हिस्सा है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। तो इसको जियो पॉलिटिकल जो हॉट स्पॉट है उसको ध्यान रखना है, और ये है कंपेटिंग जो है इंटरेस्ट इस पे काम कर रहा है। तो मसला ये है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जियो पॉलिटिकल जो टेंशन है अगर वो खत्म नहीं होगा तो कितना प्रभावित करेगा और किस तरीके से प्रभावित करेगा, किस तरीके से पूरी जियो पॉलिटिक्स निर्धारित होगी, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इसराइल हो, किस तरीके से इन्होंने पूरी दुनिया में जिस प्रकार से। और दूसरा मुद्दा यह है कि अब चूंकि इसलिए इसराइल शांत बैठ गया, शांत इसलिए बैठ गया क्योंकि उसके यहाँ अक्टूबर में चुनाव है। अगर चुनाव हुआ तो बेंजामिन नेतन्याहू फिर जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे, उस बात का निर्धारण करना है। तो इसलिए अब आराम से जो है इसराइल शांत बैठ गया। बचा कौन? ईरान और अमेरिका, और बीच में आ रहा है ओमान। ओमान भी बीच में थोड़ा सा उछल रहा है, समय आएगा ये भी शांत हो जाएंगे। ईरान शांत हो ही चुके हैं, जल्द अमेरिका भी शांत हो जाएगा। और ध्यान इस बात का रखना है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान पश्चिम एशिया शांति से अपना काम कर पाएगा, आसानी से हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और जल्द ही हिंदुस्तान के लिए प्रगति का रास्ता खुले, हम सब यही आशा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।